जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज फिर से जीएस स्पेशल की मॉडल पेपर सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करने जा रहे हैं, जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। इस मॉडल पेपर के सीरीज में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जीएस जीके में यहाँ से ही आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और हम उन्हीं प्रश्न बैंक को लेकर आते हैं जहाँ से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि फटाफट इस सीरीज को पढ़ने का और आप भी इन सभी प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, और खासकर जहां जरूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। पहला सवाल आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपके सामने है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कांस्य युग की सभ्यता थी। कहाँ से की थी? यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है आपका ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो जवाब सही है। अगला सवाल आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? यह भारतीय इतिहास की सीरीज है, और इतिहास की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज है जहां से आपकी परीक्षा में झोला भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 का तो व्यापार। सिंधु घाटी के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर भी ए होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश या जनजाति। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है यायावर। यायावर का मतलब होता है खानाबदोश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा परीक्षा के दृष्टिकोण से इस तथ्य को याद रखिए। कभी कभी परीक्षा में सवाल आते हैं, जब सवाल आते हैं तो ज़्यादातर लोगों से यहाँ पे गलती हो जाती है। तो हम चाहेंगे आप सभी कभी गलती ना करें। जैसे इस क्लास में जुड़िएगा, अपने सभी साथी को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। जी हाँ, एकदम आसान सा जवाब है। यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता था उस वह एक शहरी सभ्यता था। अर्थात इस सवाल का उत्तर अगर हम बात करें तो 20 का सबसे सही जवाब है। तो यहाँ पर ध्यान से रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के कैसे थे? शहरी सभ्यता थी। ठीक, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपके सामने है, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। हाँ, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? सिंधु सभ्यता के जो घर थे किससे बनाए थे? ईंट के, बांस के, पत्थर से, लकड़ी से। सभी साथी जवाब देंगे और बताएंगे कि जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो किसके और कैसे बने थे। साथी सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के जो घर थे, यहाँ पे सवाल का जवाब एकदम सही आपने बताया, ईंट से। उनके घर कैसे थे? ईंट से। उनके घर कैसे थे? ईंट के थे। अर्थात इस सवाल का जवाब ए सही है। अगला सवाल है आपके सामने, जो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? माने हड़प्पा जो वासी थे किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो सभी साथी जवाब देंगे कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक पेज या वीडियो यूट्यूब पर आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जी हाँ, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कपास। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब सही हैं। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति के संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये सभी नोट्स में, अगर आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पूरा पढ़े होंगे आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, ताकि यहाँ से कभी कॉन्सेप्ट आपका गलत ना होने पाए। सभी से जवाब दें, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? प्रश्न नंबर 6 का जवाब सभी को देना है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अशोक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, आप सभी के जवाब सही हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, एक और अगले सवाल की तरफ। आप लोग इसे साथ बनाए रखिएगा। डी वाले का जवाब सही। ठीक, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो आप सभी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और हम हमेशा आपके सिलेक्शन के लिए ही काम करते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। बोध गया कहाँ पर स्थित है? सभी साथी जवाब देंगे कि बोध गया कहाँ पर स्थित है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब दीजिए कि बोध गया कहाँ पर स्थित है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं कि बोध गया कहाँ पर है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, बोध गया कहाँ पर है। ठीक है, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारे पढ़ाने से एक तरफ से मतलब ये तो वन वे हो जा रहा है ना।
आप शेयर भी नहीं कर रहे हैं वीडियो को, अपने साथी मित्रों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बोधगया की बात करें, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, आप सभी ने सही जवाब दिया है बिहार। बिहार इसका राइट आंसर होगा। अगला है जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम चाहेंगे कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी इसका जवाब जरूर दें कि जो जातक है, ठीक है, वो कहाँ किसका ग्रंथ है। सभी सारे जवाब जरूर देंगे कि जातक किसका ग्रंथ है। वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। जी आप इस प्रश्न का उत्तर सही है, बौद्ध। सी वालों का जवाब सही है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं, तो आप लोग भी ऐसे प्रश्नों के लिए, ऐसे सवालों के लिए तैयार रहा करिए। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, गया। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जवाब जरूर देंगे। सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? सभी साथी जवाब देंगे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? कमेंट करके बताइएगा। सभी फटाफट बताइए। सभी से जवाब देंगे। जी हाँ, इनको बताइए। प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे, जी हाँ, बोध गया। कहां पर? बोध गया कहां पर है? ये बिहार में। बोध गया बिहार में। किसके नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे, अर्थात जो पीपल का वृक्ष होता है ना, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो डी है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। यदि मैं ये चाहता हूं कि आप जो पढ़ें वहां से आपकी परीक्षा में सवाल जरूर है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्माण, महामस्तकाभिमृण, धर्मचक्र प्रवर्तन। सभी लोग बताइए, जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर हमारे साथ इस लाइव सेशन में पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। जी हाँ, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन था वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये हम लोगों ने आपको पूरा नोट्स में दिया है और हमने जो प्राचीन इतिहास की सीरीज पढ़ाई है वहाँ पर भी आपको ये पूरा मिल जाएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से आप लोग सभी एनसीईआरटी की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। सभी साथी जवाब देंगे। देखिए 10 प्रश्न जो थे ये प्राचीन इतिहास से थे। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास की तरफ बढ़ चुके हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। जवाब सभी के आने चाहिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपका सी है। अगला सवाल है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने। सभी साथी जवाब देंगे कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब बताइए फटाफट कमेंट करके। तुर्कों ने। अच्छा बताइए, कौन सा भारतीय शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? कमेंट करके बताइए, कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय, अर्थात इसे चौगान कहते हैं, चौगान अथवा पोलो खेलते समय जिनकी मृत्यु हुई थी। हम अगले सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनवी, शेरशाह, अकबर। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। किसने ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? सभी साथी जवाब देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनवी, शेरशाह, अकबर। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी जवाबित थे। किसी संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी जवाब देंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जवाबित थे राज्य कानून। क्या थे? यह राज्य कानून। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या था? बी आप सभी का सही था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में, दिल्ली में, अजमेर में, लखनऊती। कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। जी हाँ, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी।
किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर। सभी साथी जवाब देंगे जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक, बीएचयू बाद में देखेंगे, ये सब भी आपको नोट्स में मिलेगा। आगे, भारत के राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मैडम मीरबाजी कामा। बताइए सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन देखा जाए तो वर्तमान जो है वो पिंगली बकाया है, लेकिन अगर पूछा जाए भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने किया, पिंगली बकाया ऑप्शन में ना हो तो मैडम मीरबाजी कामा। ठीक है, भीम का जी कामा, अर्थात डी इस प्रश्न का उत्तर सही है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली चरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु। जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ था? सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए सवालों के जवाब जरूर देंगे। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, इलानी दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर भी आपके साथ लाइव चल रहा है। ठीक है, बताइए फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। जहां जरूरत पड़ा इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग, जॉन एडम, लॉर्ड डलहौजी। सभी सवालों का जवाब आप लोग को देना है। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, अर्थात इस सवाल का सही जवाब है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1953। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग इंपॉर्टेंट है, 1953। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। अगर देखा जाए ये भाग 2 में है, ये है भाग 2। मूल कर्तव्य की बात की जाए तो भाग 4 कम है, ये कितने में है? ये भाग 4 में है। मूल अधिकार यह भाग 3 में। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर होगा सी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात की जाए तो 36 से लेकर 51 तक है। कहाँ से लेकर? 36 से लेकर 51 तक फैला हुआ है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व है वाद्य योग्य है, वाद्य योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार जो है यह वाद्य योग्य है और नीति निर्देशक तत्व जो है यह वाद्य योग्य नहीं है। यह दोनों बातें याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और हम चाहेंगे जिन जिन टॉपिकों से जहाँ से आप सभी की परीक्षा में सवाल पूछे जाएं वे सभी चीज़ें, वे सभी टॉपिक आप सभी को याद रखने हैं, पढ़ने हैं, रट के रखने हैं। चलते हैं हम इसके साथ अगले सवाल की तरफ। कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला आपके सामने है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? सभी साथी जवाब देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य की बात की जाए तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो अनुच्छेद है वो 51 का है। अगर भाग की बात की जाए तो भाग इसका 4 का है। प्रारंभ में 10 थे, फिर बाद में बढ़ गया 1, अब 11 हो गया। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। इसे 1976 में जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह। अगला है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। सभी साथी जवाब देंगे।
दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदस्यों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, दोनों सदस्यों के कुल उपस्थित सदस्य तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर आपका सी है, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आपका सी है। ठीक है, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। और ये अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अनुच्छेद 108 में भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके सामने है। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? सभी साथी जवाब देंगे 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कितने दिनों तक रोक सकता है? देखिए, इसका कोई स्पष्ट जिक्र तो नहीं है। आपसे मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। क्या इसके अलावा भी एक विकल्प हम देते हैं? इसमें से कोई नहीं। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। विधान परिषद की 1 वर्ष से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, दोनों की कम से कम 1 साल में 2 अधिवेशन होना चाहिए और 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक प्रधानमंत्री पर आसीन रह सकता है? विधानसभा का सदस्य कितने दिनों तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? विधानसभा हो, चाहे अगर केंद्र की बात की जाए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सदस्य कोई कितना दिन तक रह सकता है बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने? तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? 6 माह। मुझे लगता है आप सभी को इस प्रश्न का जवाब जरूर से जरूर पता होगा। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल, संसद? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संघीय मंत्रिमंडल। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सही जवाब दिया सी, संघीय मंत्रिमंडल, तो सही जवाब है आपका। योजना आयोग किस क्षेत्र में काम करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति? सभी लोग जवाब देंगे प्रश्न नंबर 30 का कि जो योजना आयोग है वो किस क्षेत्र में कार्य करता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जी हाँ, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करता है। कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अर्कटिक रेखा? सभी साथी जवाब देंगे। जी हाँ, भूमध्य रेखा एक बृहद वृत्त का उदाहरण है। इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। वीडियो को शेयर करिए, आप लोग डेली समय से क्लास में ज्वाइन हुआ करिए। धरातल पर एक अक्षांश दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? एक अक्षांश की दूरी जो होती है किसके बराबर लगभग होती है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि सभी दूरी आपस में बराबर होती है। अक्षांश रेखा की संख्या 180 है, 111 किलोमीटर लगभग है। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? बी। अगला है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा अतिरिक्त और कौन सी 2 रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? इसका प्रश्न का जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं चाहूँगा इसका जवाब आप सभी लोग दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं, और हम नहीं चाहते हैं ऐसे सवाल को फिर कभी आप गलत करें। बताइए सभी लोग। अगला है सवाल यहाँ पर, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, डी। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा वृत्त पर निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? सभी लोग बताइएगा। मकर रेखा की बात किया जा रहा है। जिम्बाब्वे, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड से तो जाएगा नहीं। भारत से मकर रेखा जाता नहीं, क्योंकि भारत से है। कर्क रेखा जाता है। जिम्बाब्वे, मालागाजी। प्रश्न नंबर 34 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे होगा मालागाजी। बी वालों का जवाब सही थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा? इसमें से कोई नहीं। 2 बराबर भागों में बांटती है तो भी जस्ट हमने देखा भूमध्य रेखा। उत्तर को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध। यही सवाल का जवाब सही है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है?
अवस्थापना विकास से, खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता से, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम से, इसमें से कोई नहीं। जी हाँ, अवस्थापना विकास से ये वालों के सही जवाब है। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारतीय उद्योग को, भारतीय कृषि को, भारतीय मेट्रो नगर को, भारतीय ग्रामीण जीवन को। ये टेलीग्राम पर आप सभी साथी दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी फ्री क्लासेज आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप सभी से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो प्रश्न बैंक की सीरीज होती है उसे पढ़ने के लिए, नोट्स पढ़ने के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारतीय ग्रामीण जीवन के लिए भारत निर्माण विकसित किया गया। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम बात करें तो डी इसका सही और राइट आंसर होगा। डेली आप लोग टाइम से क्लास में लाइव रहिएगा। यकीन मानिए एक अच्छी सीरीज आप लोग पढ़ेंगे जहां से परीक्षाओं में सवाल आते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी गई है? उनकी संख्या क्या है? बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया जाता है। नब्बे दिन, 100 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो प्रारंभ में अगर हम बात करें इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वो होगा आपका 100 दिन। ठीक है। अगला है सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई थी कब? बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, समझ लीजिए। यहाँ से अगर आप पढ़ कर जाएंगे तो परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। कुछ को सरल लग रहा होगा लेकिन ऐसे ही सवाल परीक्षा में आते हैं। 1 अप्रैल 2008 से, 1 अप्रैल 2008 से। आधार क्या है? एक कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए, किशोरियों को पोषण सहायता कराने के लिए, सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। जी हाँ, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए आधार एक कार्यक्रम है। अर्थात इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। सबको समझ में आ रहा है? तो डेली क्लास टाइम से रहा करिए। अगर आपको सभी को समझ में आ रहा है तो मैं बार बार कहता हूँ टाइम से क्लास पढ़ा करिए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही रिपोर्ट के अनुसार किस देश सबसे बड़ा सैन्य खर्च होता है? देखिए अलग अलग देश के अलग अलग आंकड़े होते हैं। वैसे यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अमेरिका होगा। हाल ही कौन सा देश जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन। क्या किया उसने? देश में जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना ब्रिटेन। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम विजेता रहे कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। मीराबाई चानू, ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद, कपिल देव। यहाँ पर होगा विश्वनाथ आनंद। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हो रहा है? भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत और फ्रांस। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? शूटिंग, तैराकी, बैडमिंटन, कुश्ती। तो यहाँ पर क्या होगा? शूटिंग। अर्थात इसका भी जवाब ए आपका सही है। वीडियो साफ चल रहा है, वीडियो साफ चल रहा है, कोई दिक्कत? आवाज साफ आ रही है ना? अगला है, दो प्रतिरोध R1 R2 जिनसे R1 R2 का समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध R के लिए निम्न में से कौन सी बात ठीक है? R बड़ा है R1 प्लस R2 से, R2 बड़ा है छोटा है R1 प्लस R से, तो R बड़ा है। यहाँ पर बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या? R1 से बड़ा R है और उससे बड़ा R2 है। यहाँ पर क्या होगा? R1 R से बड़ा है। चित्र के अनुसार 5 प्रतिरोध से यहाँ पे चित्र नहीं बना है, एक बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। चलिए यहाँ पे कोई चित्र नहीं बना है, प्रति बिंदु ए के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? डायग्राम इसमें नहीं आ पाया इसलिए इसको छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो डायग्राम नहीं क्रिएट है कट गया होगा। चलिए 1-2 प्रश्न आपके सामने है, सभी का जवाब देते हैं और 50 प्रश्नों की ये जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है, जो मॉडल पेपर है आपका, वो समाप्त होता है। कैस्कोग्राफ मापने का यंत्र है। और बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। हृदय की धड़कन, भूकंप की तीव्रता, पौधों में वृद्धि, वायुमंडल का दबाव। देखिए टेलीग्राम पर आप सभी साथी जुड़ जाइएगा। जो भी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे भी आज ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पे आपको नोट संबंधी जानकारी मिल जाएगी, क्लास संबंधी जानकारी मिल जाएगी। ये सभी क्लास आपकी जनपद जौनपुर से मेरे द्वारा निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में आप सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहे हैं। अपने बचे हुए समय से हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। तो पौधों में वृद्धि के लिए, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पौधों में वृद्धि के लिए एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 30 वर्ष है। इस पदार्थ के 4
10 मतलब 4 0.0 मतलब 4 गुणे 10 घाते 6 का नाभिक घटाकर 0.5 गुणे 10 घाते 6 रह जाएंगे। कितने वर्ष में? 90 वर्षों में, 180 वर्षों में, 30 वर्षों में, 45 वर्षों में। इसी का जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके यहाँ पर क्या होगा? 90 वर्षों में। इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया तो जवाब सही है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी समय, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा, क्लास में जुड़े रहिएगा। एक न एक दिन आप सफलता की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। आप सभी का थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। E-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षा